हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि हमारी घटनाचक्र पॉलिटी सीरीज है, उसमें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस में जितने रिलेटेड क्वेश्चन है। उसी के साथ साथ हम आज फाइनेंस कमीशन, आज ये दो चैप्टर हम जो है कि इनके पीवाईक्यूज को कवर करने वाले हैं, इमरजेंसी और फाइनेंस कमीशन से। और इससे पहले के चैप्टर्स जो है कि हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अटैच्ड है, वहां से प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और बाकी जो है कि कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो हम क्वेश्चन के वक्त ही उसको समअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी हैव बीन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए यहाँ पे जो है कि पहले तो हम कुछ चीजें रिवाइज करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पार्ट 18 में, पार्ट जो है कि आपके 18 में मेंशन है जितने भी इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस है, मीन जो है कि इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ मेंशन है, हमारे पार्ट 18 में कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आर्टिकल 352 से 360 में डील करते हैं। आइए ब्रीफ कर देता हूं मैं थोड़े जो है कि आर्टिकल्स के बारे में, हम जो है कि थोड़ा समअप कर लेते हैं ब्रीफली कि आर्टिकल्स है क्या। देन जो है कि हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उससे थोड़ा हमें ओवरव्यू रहेगा, जैसा कि हम प्रीवियस सेशंस में करते हुए आए हैं। तो आपका जो है कि आर्टिकल जो है 352, आर्टिकल 352 क्या कहता है, ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करता है। ये टर्म मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। मींस यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, यह जो है कि आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, जो कि हमारे एक्सटर्नल एग्रेशन जो है कि एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर या आर्म रिबेलियन की वजह से लगेगी। तो ये जो है कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। बाकी क्वेश्चन के साथ साथ हम इसको ब्रीफली देखेंगे। ये आपको याद रखना 352 में क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। देन 353 पे बात करता है कि इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का इफेक्ट क्या है। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, अदर चीजों पे, तो वो बात करता है। देन 354, ये आर्टिकल क्या बात करता है, ये बात करता है एप्लीकेशन ऑफ, जो भी एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू, मीन जो है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यूज, मीन जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यूज, मीन जो है कि जो भी रिवेन्यूज जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सेंटर स्टेट के में, इन सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यूज है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमारी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू रिसोर्स पे। तो ये 354 में है। देन 355 क्या बात करता है, 350 बात करता है कि ड्यूटी ऑफ, जो है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन, मीन जो है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे, किसको प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट्स को, प्रोटेक्ट स्टेट्स जो है कि फ्रॉम दी एक्सटर्नल एग्रेशन, मीन जो है कि कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन, और बाकी आपका इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से, कि देखिए वहां पे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है कि सही काम करे, और वहां पे इमरजेंसी जैसी चीजें और जैसे प्रेसिडेंट रूल जैसे आपके चीजें ना हो पाए। तो ये जो है कि हमारे कुछ 352, 53, 54, 55 के आर्टिकल का एसेंस है। देन जो है कि नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल बात करें, जो कि बात करता है आपके आर्टिकल 356 की। अब इसमें क्या बात है, 356 पे बात है कि जो कि आप जो कि सब जानते हैं प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल के नाम से इस आर्टिकल को जाना जाता है। तो इसमें जो है कि लिखा क्या गया है, 356 कहता है कुछ कोई भी प्रोविजन, मीन यहाँ पे जो है कि प्रोविजन इन केस ऑफ, मीन जो है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, मीन जो कि फेलियर ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट का मतलब हो गया, मीन जो है कि कोई भी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, तो जो है कि कोई भी जो है कि यहाँ पे हमारे स्टेट में कोई भी लॉ ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर पा रहा है, या जो है कि सेंटर स्टेट को कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मीन जो है कि डायरेक्शन दे रहा है, उस पर जो है कि सही से काम नहीं हो रहा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जा सकता है। देन आर्टिकल 357 क्या बात करता है आपका, आर्टिकल 357 कहता है कि एक्साइज ऑफ आपका लेजिस्लेटिव पावर, मीन जो है कि लेजिस्लेटिव पावर जो कि अंडर 356 जो है कि प्रेसिडेंट रूल रख गए, तो यूनियन के पास है कि वो वहाँ की लेजिस्लेटिव पावर को जो है कि अपने हाथ में ले सकती है, या जो है कि स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है। देन जो है कि आर्टिकल जो है 358 है, यह आपका इसमें बात करता है सस्पेंशन ऑफ आपका फंडामेंटल राइट, जो है आर्टिकल 19, मीन जो है कि यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये आपको याद रखना, ये कहाँ बात है, 358 में। देन जो है कि आपका 359 किससे डील करता है, ये जो है कि सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट के लिए, सस्पेंशन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट, या सस्पेंशन ऑफ द
एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, जो कि हमारे पार्ट 3 में जो है कि मेंशन है। ड्यूरिंग इमरजेंसीज मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि देखिए आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन कन्वेंशन है, और जो है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ये जो है कि इमरजेंसी के वक्त भी इनको जो है कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, बट जो है कि सर्टेन प्रोविजंस यहाँ प्रोवाइड है, प्रेसिडेंट चाहे तो जो है कि इनको जो है कि सस्पेंड करवा सकते हैं, जो कि उनके पास पावर है तो इसको सस्पेंड किया जा सकता है। देन अदर आर्टिकल की बात करें तो ये जो है कि आपका 359 ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो कि ये रिपील हो चुका है, ये जो है कि अब आर्टिकल नहीं है, बट ये जो है कि आपको याद रखना है, ये आर्टिकल रिपील हो चुका है, मीन्स ये है रिपील्ड आर्टिकल, मीन्स जो है रिपील का मतलब होता है ये डिलीट कर दिया गया है। इसमें क्या लिखा था, कोई भी जो है कि स्टेट पार्ट ऑफ मीन जो है कि पंजाब में जो है कि जब इमरजेंसी के टाइम पे जानते हैं, वहां से जो है कि स्टेट ऑफ पंजाब में जो है कि इमरजेंसी लगाई गई थी, तो वहां पे जो है कि कुछ प्रोविजन बनाए गए थे इससे रिलेटेड, जो कि आगे क्वेश्चन में हम देख लेंगे, तो ये रिपील हो चुका है। ये पंजाब के इमरजेंसी से रिलेटेड उस वक्त आर्टिकल बनाया था, तो वो था। देन एक और आर्टिकल है आपका 360 लास्ट, जो कि बात किससे करता है, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी से बात करता है, जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मीन जो है कि कोई भी हमारे नेशन में जो है कि हमारे रेवेन्यू रिसोर्स से कोई भी जो है कि शॉर्टेज है, और जो है कि हमारी इकोनॉमी जो है कि बहुत ही ज्यादा जो है कि रिसेशन में है या ब्रेक डाउन हो चुकी है हमारी इकोनॉमी, तो जो है कि यहाँ पे जो है कि प्रोविजन है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट अब इम्पोज करा सकते हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली आप इन आर्टिकल्स को जो है कि समअप करके याद रखेंगे। आइए अब जो है कि हम जो है कि अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और ये चीज क्या याद रखनी है, हमारे पार्ट 18 में जो है, पार्ट 18 में इमरजेंसी की बात है, जो 352 से 360 की बात करता है, तो आर्टिकल 356 2 से 360 में इमरजेंसी की बात है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जो है हैज बीन इंस्योर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने टाइप की इमरजेंसी है, मैंने आपको बताया कितने टाइप की हो गई। एक होगी देखिए नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हो गया प्रेसिडेंट रूल, या जो है कि आप जो है कि स्टेट इमरजेंसी कह लीजिए, तीसरा हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, या तो जो है कि जैसे प्रेसिडेंट रूल कह लीजिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो तो 50 टू 56 और 360 के अंडर जो है कि मेंशन है। देन जो है इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और बात कर रहा है ये कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल स्टेशन और इंटरनल डिस्पेंस। देखिए मैंने ये बताया, ये हमारे कहाँ मेंशन है, ये हमारे आर्टिकल 355 में मेंशन है कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन जो है कि है वो प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेज। तो यहाँ पे आर्टिकल 355 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आर्टिकल देखिए मैंने समझाया 352 56, और यहाँ पे जो है कि 60 के बारे में जो है कि डिटेल लिखी हुई है, जिसको आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो ये जो है कि क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे 315 में क्या लिखा है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे दैट ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट जहां पे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी थ्रेटन है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन से या आर्म्ड रिबेलियन। ये पहले देखिए इंटरनल डिस्टेंस है, इसको जो है कि आर्म्ड रिबेलियन जो है कि बाद में किस अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है, यहाँ पे देखिए मेंशन होगा कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन जो है हमारा जो है, चलिए आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा। ये आर्म पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, इसको आर्म रिबेलियन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, या मेरे को आगे जो है कि मैं जो है कि आपको क्लियर आउट कर दूंगा। देन जो है कि प्रेसिडेंट में भी प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। देन 355 में इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन जो प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। देन 356 में ये प्रेसिडेंट है हमारे जो है कि वो अगर गवर्नर ऑफ स्टेट और अदरवाइज जो है कि सेटिस्फाई हो कोई भी सिचुएशन गवर्नर स्टेट में जो कि अकॉर्डेंस इन दी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट वहां पे जो है कि प्रेसिडेंट रूल जो है कि लगा सकते हैं। 360 है कि कोई भी सिचुएशन ऐसी राइज हो रही है जहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द इंडिया जो है कि किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी में थ्रेटन है, तो वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये जो है कि सर्टेन प्रोविजन है जिसको आप ब्रीफ आउट करके पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है यहाँ पे देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि मैं यहाँ पे जो है कि स्ट्राइक भी कर रहा था। तो आर्म्ड रिबेलियन जो है वो जो है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आपका आर्म्ड रिबेलियन वर्ड ऐड कर दिया गया था। ये जो है यहाँ पे इसमें जो है कि पहले क्या था, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको जो है कि रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में जो है कि प्रोवाइडेड है कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन जो प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है जो कि हम देख के आए 355। और बाकी आर्टिकल्स को देख के आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 215 कहाँ है, ये हमारे जो है कि हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि हम प्रीवियस सेशन में पढ़े हैं। 325 कहाँ है, ये हमने पढ़ा नहीं है पर आगे सेशन से पढ़ेंगे, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन से बात करता है, इलेक्शन कमीशन से बात करता है, जो कि हमारे पार्ट 15 में जो कि 324 से 329 में जो है कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है। तो यह है 275 क्या है, ये आपके कुछ फाइनेंस जो है कि रिलेटेड जो है कि सेंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल है, तो ये सब याद रखेंगे आप।
देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर अंडर द प्रेसिडेंट रूल। तो ये कौन से जो है, ये आपका जो है कि 352 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट रूल नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर करते हैं, 352 के अंदर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इफ देयर थ्रेट ऑफ, तो कौन कौन सा, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन है और कॉमनल क्लैसेस है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3, क्योंकि आर्म ये जो है कि कॉमनल क्लैसेस की वजह से नहीं, यहाँ पे जो है कि ये लॉ एंड पॉलिसी, कॉमनल क्लैसेस का मतलब हो गया कोई भी दो रिलीजन आपस में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मीन जो है कि यहाँ पे रिलीजन ए और बी के बीच में जो है कि थोड़े डिस्प्यूट्स हैं, उसकी वजह से दंगे फसाद हो गए, तो कॉमनल क्लैसेस होते हैं। तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि कॉमनल क्लैस की वजह से इमरजेंसी लगा देंगे। हाँ, आर्म्ड रिबेलियन भी कर सकते हैं, और एक्सटर्नल एग्रेशन पे इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है कि हटा दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन से, जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ने किया था। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, तो कौन नहीं है, यहाँ पे देखिए थ्रेट टू इंटरनल पीस नहीं है, बाकी वॉर हो गया, एक्सटर्नल अटैक, इंटरनल रिबेलियन हमने जो कि अभी पढ़ा, बाकी ये थ्रेट टू इंटरनल पीस नहीं है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, आर्म्ड रिबेलियन हो, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन हो, वॉर हो, या सारे बेसिस पे जो है कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। देन जो है कि सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेयर इमरजेंसी कब कर सकते हैं, आपका जो है कि 134 जो होगा, फेलियर ऑफ मैकेनिज्म इन दी स्टेट, फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये वर्ड जो है कि नहीं है, तो इसको काट देंगे। और ये एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है तो देखिए 2 2 2, ये तीनों ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, और हमारा बी हो गया आंसर। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी जो है कि नेशनल इमरजेंसी की बात है, यहाँ पे देखिए नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352, तो यहाँ पे वॉर, एक्सटर्नल एक्शन, आर्म रिबेलियन होगा, क्योंकि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, तो ये अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। बाकी इन्वेजन और इंटरनल डिस्टर्बेंस पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, और ये हमारा 356 के अंडर होगा, यहाँ पे डी हमारा आंसर होगा 352 के अंडर, इन बेसिस पे जो है कि नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जाता है। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर इफ द सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द इंडिया थ्रेटन है, किस केस पे, वॉर, एक्सटर्नल और जो है कि आर्म्ड रिबेलियन, तो यहाँ फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द एक्सटर्नल इमरजेंसी एज पर द आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 पे जो है कि हमें बताना है, तो ये जो है कि इट इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो यस ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है कि इमरजेंसी को लगाते हैं। फिर सेकंड करेक्ट, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 2 मंथ्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये 2 मंथ नहीं, हमारा जो है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 1 मंथ, ये जो कि 1 मंथ के अंदर जो है कि अप्रूव होना चाहिए। पहले प्रोविजन था 2 मंथ का, बट इसको जो है कि रिड्यूस करके 1 मंथ कर दिया गया था, तो फर्स्ट थर्ड हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड है गलत। ये जो है कि प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी मीन जो है कि नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट जो है कि प्रोक्लेम करते हैं, और वो भी अप्रूव होनी चाहिए पार्लियामेंट में, जो कि हमारे 1 मंथ के अंदर। देन जो है कि कह रहा है कि इट शुड बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद द सिंपल मेजोरिटी, और जो है कि अप्रूव करता है पार्लियामेंट बाय द 2/3 मेजोरिटी, तो यहाँ पे जो है कि आपका ये जो है कि सिंपल मेजोरिटी से जो है कि पास हो जाना चाहिए। देन जो है यहाँ सिंपल मेजोरिटी नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो है कि ये जो है कि सिंपल मेजोरिटी पहले था, रिप्लेस करके शुड भी जो है कि आपका 2/3 मेजोरिटी जो है कि 2/3 मेजोरिटी से पास होने, सिंपल मेजोरिटी से क्या होगा, रिवोक कर सकते हैं, यहाँ पे अप्रूव नहीं, सिंपल मेजोरिटी से क्या करते हैं, रिवोक करते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, रिवोक का मतलब हटाना होता है। तो जो है कि हमारी नेशनल इमरजेंसी 352 के अंडर लग रही है, वो जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि उसको जो है कि क्लेम करते हैं, वो जो है कि अप्रूव होती है हमारे जो है कि पार्लियामेंट से विद इन 1 मंथ में, और जब जो है कि उसको जो है कि अप्रूव करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मीन जो है कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी लग रही है अंडर आर्टिकल 352, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है कि इसको जो है कि लगाएंगे, 1 मंथ के अंदर जो है कि पार्लियामेंट उसको जो है कि 2/3 मेजोरिटी से जो है कि अप्रूव करना चाहिए, बाय दी 2/3 मेजोरिटी से उसको अप्रूव करेगी। देन जो है उसको रिवोक किया जा सकता है, किससे, उसको रिवोक किया जा सकता है आपके सिंपल मेजोरिटी से, यहाँ पे रिवोक किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे जो कि हमारा सी आंसर होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये जो है कि 2/3 रिवोक के लिए नहीं चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, और यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट प्रोविजन नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप ये जो की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जो कि देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो कि टाइम को रिड्यूस करके 1 मंथ कर दिया था, और बाकी चीजें यहाँ पे ये हैं। तो यहाँ पे हल्का सा जो है कि कंफ्यूजन हो गया, तो उसको जो है कि
आप जो है कि करेक्ट करेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो है कि आपको याद रखना है प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं, 1 मंथ में जो है कि अप्रूव होती है, और जो है कि अप्रूव करने के लिए जो है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और रिवोक करने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि टाइम लिमिट है फॉर दी रेटिफिकेशन। तो ये क्या ऊपर पड़ा है, 1 मंथ के अंदर जो कि करना चाहिए अंडर आर्टिकल 352। फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस बिफोर पार्लियामेंट अप्रूवल विद इन दी 1 मंथ। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन रिगार्डिंग द टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो क्या है ये जो है कि यहाँ पे जो है कि क्या बताना है हमें कि यहाँ पे जो भी प्रोविजन है रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, और बताना क्या है हमें क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो है कि प्रोविजन दिए हुए हैं, इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। हमें करेक्ट बताना है कि प्रोविजन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द टैक्स जो है कि बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट जो है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे आर्टिकल जो है कि 355 में जो है कि मेंशन था, 355 नहीं, ये हमारे आर्टिकल कौन से मेंशन है, ये हमारे आर्टिकल जो कि यहाँ से यहाँ फाइनेंशियल रिलेशन है, जो कि 354 के मेंशन है उसमें, जहाँ पे जो है कि कोई भी चीज कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो है कि ये जो है कि करेक्ट नहीं है कि रिसोर्सेज होंगे, तो ये जो है कि नेशनल इमरजेंसी, ये कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, जो कि हमारे आर्टिकल 354 में जो है कि मेंशन है। तो इसका बी आंसर होगा। और किसी भी सर्कमस्टेंसेज में कांट नॉट बी एनी सर्कमस्टेंसेज, तो ये गलत है। बाकी ये गलत है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो जो है कि स्टेट के पास, यूनियन के पास सारी अथॉरिटी आ जाती है कि वो रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इसको जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये जो है कि गलत है, क्योंकि स्टेट की जो है कि कंसर्न की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ से आप इसको जो है कि ब्रीफली पढ़ सकते हैं, 354 में जो है कि प्रोवाइडेड है। देन जो है कि नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ द दिस आर्टिकल। मीन जो है कि आर्टिकल 20 और 21, जो कि मैंने आपको बताया ऊपर ब्रीफ करके, मीन्स हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन कन्वेंशन, जो कि आर्टिकल 20 बात करता है किसकी, नो डिवल्जी ऑफ पार्टी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, जो कि हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़े थे। 21 है जो कि लाइफ और रिबल्टी की बात करते थे, किसके अंडर जो है कि सस्पेंड हो सकते हैं, आर्टिकल 359 के अंडर जो है कि इनको जो है कि सस्पेंड करने की जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो ये जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। और ये जो है कि आफ्टर द 358, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आर्टिकल 19 शैल बी सस्पेंडेड एनी थ्रेटन्ड बाय द वॉर और एक्सट्रेशन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू सस्पेंड दी, यहाँ पे बता रहा है कि क्या सस्पेंड करने की पावर। तो फंडामेंटल राइट जो है कि देखिए यहाँ पे सर्टेन प्रोविजन है, इसमें से जो है कि कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं है। यहाँ पे देखिए 19 जो है कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अगर कोई आपकी इमरजेंसी लग रही है। बाकी 20 और 21 जो कि अदर फंडामेंटल राइट्स जो है कि प्रोविजन, ये जो है कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं इन केस ऑफ ओनली जो कि नेशनल इमरजेंसी लगी है, तब जो है कि इसके जो है कि प्रोविजंस को जो है कि अप्लाई किया जाता है। अंडर द 359 की को सस्पेंड करना है कि नहीं, तो वही लिखा है देखिए यहाँ फंडामेंटल राइट जो भी डिस्क्राइब है अंडर आर्टिकल 19 जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड होंगे। अंडर द आर्टिकल 358 में जो कि मेंशन है कि आर्टिकल 19 जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। कोई भी जो है कि बेसिस है वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन अंडर द आर्टिकल 352। बाकी जो है कि देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर है सस्पेंड करने की, राइट टू मूव कोर्ट टू दी फंडामेंटल राइट, मींस आर्टिकल 32 में जो है कि हम अपना जो आर्टिकल 32 के रिट्स के बारे में, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है कि गारंटर ऑफ दी, प्रोटेक्टर ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स और इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो उसके अंदर जो है कि इस आर्टिकल को सस्पेंड करने की पावर है, इंक्लूडिंग द राइट टू लिबर्टी अंडर द 359 और 20 और 21 जो है कि सस्पेंड किए जा सकते हैं किसी इन एनी केस। तो जो है कि ये आप याद रखेंगे। 20 और 21 जो है कि कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस, बट जो है कि यहाँ सर्टेन प्रोविजन है जो कि हमारे यहाँ अंडर 359 जो है कि ये याद रखेंगे। जो 20 और 21 है ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं इन एनी केस, जो है कि आपका जो है कि आर्टिकल 19 जो है कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड अंडर इट दी 359। तो मीन्स जो है कि सर्टेन प्रोविजन जो होंगे तभी जो है कि आपके जो है कि आर्टिकल को सस्पेंड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये जो है कि आपको ब्रीफली क्लियर हो गया होगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आर्टिकल्स रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द 359। तो यहाँ पे 20 और 21 जो है कि नहीं सस्पेंड किए जाएंगे, जिसको हमने ऊपर जो है कि ब्रीफली देख लिया है। देन जो है कि आपका कौन सा आर्टिकल है कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, तो ये जो है कि आपका 20 और 21 है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इमरजेंसी कैन बी टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये जो है कि कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी लास्ट बट ओनली 1 ईयर एट अ टाइम। तो जो है कि ये हमारी जो है कि नेशनल इमरजेंसी जो है कि एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन जो है कि
1 ईयर एट ए टाइम, जो कि हमारे जो कि पार्लियामेंट से अप्रूव होकर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द 352 द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, जो कि अंडर आर्टिकल 83 के 2 सेक्शन में मीन जो है कि लोकसभा जो है कि हाउस ऑफ पीपल मीन्स यहाँ पे जो है कि नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा हाउस का टेन्योर कितना होता है, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं 5 ईयर होता है, फिक्स टेन्योर नहीं होता है, पर जनरली 5 ईयर के लिए जो है कि गवर्नमेंट जो है कि रूल करती है, उसके बाद जो है कि फ्रेश इलेक्शन होल्ड करने का होता है। पर जो कि नेशनल इमरजेंसी अगर अप्लाई हुई है तो लोकसभा के टेन्योर को, मतलब हाउस ऑफ पीपल मींस लोकसभा के टेन्योर को 1 ईयर एट ए टाइम जो है कि इसको इंक्रीज करने का प्रोविजन है। तो ये जो है कि आप जो कि यहाँ ब्रीफली देख सकते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है, ये ड्यूरेशन के नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे लोकसभा जो है कि अंडर आर्टिकल एक्सटेंड किया जा सकता है। हाउएवर सच पीरियड नॉट एक्सटेंड 1 ईयर एट ए टाइम और नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट। मींस जो है कि जैसी वो सॉरी जैसी इमरजेंसी जो है कि खत्म हो गई, तो उससे 6 मंथ के अंदर जो है कि हमें जो है कि 6 मंथ के आफ्टर जो है कि नया इलेक्शन करा देना चाहिए, जो कि 6 मंथ तक ही वैलिड रहेगी वो लोकसभा। देन उसके बाद उसको डिसॉल्व करना जरूरी है। तो ये जो है कि आई होप ब्रीफली इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये चीज समझ गए होंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय द, ये जो है कि हमारे पार्लियामेंट जो है कि इसको एक्सटेंड कर सकता है, जिसमें जो है कि प्रोविजन आर्टिकल 172 जो कि इमरजेंसी के वजह से जो है कि हमारे एक्सटेंड कर सकते हैं असेंबली को। तो ये बात सेम वही लिखी हुई है जो कि हमने ऊपर पढ़ी, विच इज रिलेटेड टू दी आर्टिकल 83 जो है कि हमारा बात करता है किससे, हाउस ऑफ पीपल मीन जो है कि लोकसभा से, और यहाँ पे स्टेट असेंबली की किससे में बात है, आर्टिकल 172 में बात है। तो ये बात ब्रीफली आप याद रखेंगे। 83 जो है कि बात करता है एक्सटेंशन ऑफ दी लोकसभा ड्यूरिंग द इमरजेंसी, 172 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ द असेंबली, स्टेट असेंबलीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग इस पावर दिस। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कि नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी हमारी 1975 वाली, तो उसकी डेट हमको याद रहना चाहिए कि मीन्स यहाँ पे जो कि इमरजेंसी लगाई गई थी बाय प्रेसिडेंट, तो 25 जून 1975, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है कि रेफर टू 21 मंथ पीरियड में, जो कि लंबी इमरजेंसी थी, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे जो है कि 21 मंथ पीरियड जो कि 1975 से 77 में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था पूरी कंट्री में ड्यू टू मैनी सर्कमस्टेंसेस। उस वक्त जो है कि इंडिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी इन एनी मैटर, तो यहाँ पे जो है कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो वो जो है कि प्रेसिडेंट कौन थे, फारुद्दीन अली अहमद, जो कि अंडर आर्टिकल 352 यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई थी। और इसी वक्त जो है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो है कि यूनियन बहुत जो है ज्यादा जो है कि अपने पावर्स को इंक्रीज कर लिया था। देन जो है कि इसको रिवर्स किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, जो कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप जो है कि ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो है कि एक बेसिकली एक फेडरल इन नेचर है, और आर्टिकल 352 कह रहा है कि ये जो है कि डील करता है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन दी स्टेट। तो ये जानते हैं कि रीजन इसका जो है कि आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर मैकेनिज्म जो है कि अंदर बात होती है अंडर आर्टिकल 356। बाकी 352 में क्या बात है, 352 में जो है कि आपके वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन की बात है। तो ये जो है कि याद रखेंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि फेडरल इन नेचर है, ये करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हम प्रीवियस सेशंस में फेडरल नेचर के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ से एक बार इसको आप ब्रीफली पॉज आउट करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनली ऑन दोज एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड ऑन द इन द स्टेट। तो किसकी एडवाइस पे, गवर्नर की एडवाइस पे जो है कि इम्पोज किया जाता है प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो ये आप याद रखेंगे अंडर द आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट कैन इम्पोज जो है कि वो जो है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन या जो है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म लॉ और ऑर्डर जो है कि ब्रेकडाउन हो रहा है, तो गवर्नर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है कि वहाँ पे अपना प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, जिसे स्टेट इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 356 वहाँ प्रोक्लेम की जा सकती है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में लगाया जा सकता है, 356 से लगाया जा सकता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द गवर्नर रूल। तो यहाँ जो है कि कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द गवर्नर्स रूल। तो यहाँ पे सॉरी गवर्नर रूल की बात है, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 356 कहता है प्रेसिडेंट रूल लगाने की इन द लीगल मैकेनिज्म, जो कि वेयर एज इन द व्यू ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ द जम्मू कश्मीर, जो कि आर्टिकल 370 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे इन एडिशन टू द प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रूल ऑल्सो मेड अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द पार्ट ऑफ 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है कि ये सारे प्रोविजन थे, बट ये सारे प्रोविजन जो है कि
पहले थे, मीन जो कि ये पहले थे, ये जो है कि जम्मू कश्मीर आंसर होता है इसका, ये 2015 का क्वेश्चन है। बट जैसे ही 2019 में 370 आर्टिकल को जो है कि एब्रोगेट कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया, तो ये प्रोविजन जो है कि खत्म कर दिया गया है। अब हर जगह प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो गवर्नर रूल का प्रोविजन जो था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है कि पहले था कि मीन्स प्रेसिडेंट रूल के साथ साथ वहाँ क्योंकि वहाँ का खुद का जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि वो फॉलो करते थे, तो वहाँ पे गवर्नर रूल की भी बात थी। तो ये जो है कि अब अबॉलिश कर दिया गया है, तो ये एज सच रिलेवेंट नहीं है। तो आप जो है कि बस इसको याद रख सकते हैं। अगर बाय चांस पूछे कि ऐसा कोई प्रोविजन था, तो आपके जो है कि माइंड में ये नॉलेज रहनी चाहिए, जो कि हमारे 2019 एक्ट से, जो कि जम्मू कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उससे जो कि इसको अबॉलिश कर दिया गया था। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर द 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्टेट। तब कब होगा, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा। मीन जो है कि यहाँ पे देखें तो ये जो है कि पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज अंडर अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जो है कि 356 जब भी इम्पोज होगा प्रेसिडेंट रूल, तो जो भी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है वो एक्सरसाइज करेगी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जो है कि पार्लियामेंट उनको डायरेक्शन देगा स्टेट लेजिस्लेचर को कि कैसे काम करना है। बाकी जो है कि असेंबली ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती है, ये कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो असेंबली ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी। मीन जो है कि आपके जो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मीन लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, उसको जो है कि सस्पेंड होने का कोई प्रोविजन नहीं है, अगर डिसॉल्व होने का। देन बाकी अदर ऑप्शंस देखें तो ये आर्टिकल 19 जो है कि सस्पेंड हो जाएगा स्टेट में, तो ये भी नहीं है। ये हमारा जो क्या था तब जब 352 होता है और नेशनल इमरजेंसी, तब जो है कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। और प्रेसिडेंट मेक बना सकते हैं लॉ, तो ये भी गलत है। यहाँ पे डी बी ऑप्शन हमारा जो है कि करेक्ट है, जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को, अंडर दी स्टेट जो है कि अथॉरिटी रहेगा, पार्लियामेंट के पास पावर होती है स्टेट को डायरेक्ट करने की कि वो कैसे कैसे लॉ बनाए। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे फॉलोइंग जो है कि नॉट नेसेसरी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या नहीं होती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली नहीं होता है, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, तो ये जो है कि आपका ये जो है कि डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये जो है कि पॉसिबल है। बाकी डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज ये सब नहीं होता है, ये डिसॉल्व वाले काम नहीं होते हैं। बाकी ये जो है कि आपका गलत है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर वो जो है कि सही से काम नहीं कर रहे तो उसको जो है कि उसका रोल जो है कि स्टेट पे खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो है कि अपने हिसाब से काम करवाती थी। यहाँ हमारा 20 जो है कि करेक्ट आंसर होगा, जिसका आप देख सकते हैं। यहाँ पूछा कि नॉट नेसेसरली कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द, क्या क्या नेसेसरी नहीं है, तो ये दोनों चीजें जो है कि अननेसेसरी चीज है, ये नहीं होती हैं। बाकी ये जो है कि किया जा सकता है, तो ये जो है कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हमारा जो है कि 356 प्रेसिडेंट रूल पे ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फेलियर जो होगा, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज एन रियलिटी ऑब्जेक्टिव। तो यस जो है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है इसकी, जो है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन होगा तो इसको इम्पोज किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देन सेकंड कह रहा है कि प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यस जो है कि हमारे प्रेसिडेंट रूल की प्रोक्लेमेशन को सुप्रीम कोर्ट जो है कि रिव्यू कर सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको भी जो है कि आप जो है कि माइंड में याद रखेंगे कि जो भी अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ 356 है उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी को रिव्यू कर सकता है। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हम ऊपर से करते हुए आ रहे हैं कि नहीं, डिसॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को पार्लियामेंट अथॉरिटी में आ जाती है कि उसको डायरेक्ट कर सकती है या जो है कि डायरेक्ट लॉ बना सकती है। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 2 मंथ्स। ये जो है कि करेक्ट है, तो हमारा ये जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी की बात नहीं है, यहाँ नेशनल इमरजेंसी को जो है कि 1 मंथ कर दिया गया है, 1 मंथ बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल किया, तो यहाँ 2 मंथ का टाइम है, तो इसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और जिसको जो है कि एसआर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 356। तो ये बात आपको याद रखनी है, जहाँ पे जो है कि ये सब चीजें डिसॉल्व नहीं होगी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यहाँ पे 3 इयर्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए है, जो कि हमारे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने प्रोक्लेमेशन ऑफ 350 को लिमिटेड कर दिया था 1 ईयर एट ए टाइम, जो कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 ऑपरेशन में होगी। बाकी इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड दिस हैज टू बी पॉसिबल टू होल्ड द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न इमीडिएटली, इन विच केस इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू द 3 इयर्स। तो यहाँ पे जो है कि इलेक्शन कमीशन ने क्लियरफाई किया 3 इयर्स के लिए बाय सक्सेसिव रेजोल्यूशन, में जो है कि बार बार जो है कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और जो है कि प्रेसिडेंट रूल जो है कि इम्पोज करने का जो है कि मैक्सिमम टाइम जो है कि 3 ईयर सेट किया गया है, नहीं तो आपको इलेक्शन कराना जरूरी है। मीन सोचिए कि स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो फिर वो जो है कि स्टेट मैकेनिज्म जो है कि ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो वहाँ पे यूनियन रूल ही हो जाएगा। तो एक तरह से जो है कि हम बहुत ही ज्यादा
यूनिटरी इन नेचर हो जाएंगे, जबकि हम क्या फॉलो करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो है ये प्रोविजन जो है कि प्रोवाइडेड है मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए, और 1 ईयर एट ए टाइम करके उसको जो है कि अप्रूव करना होगा, और जो है कि 3 ईयर के अंदर इलेक्शन कमीशन को जो है कि अप्रूव करना होगा, कि वहाँ सबको जो है कि मीन जो है कि गवर्नमेंट को अप्रूव करना होगा कि कोई भी जो हमारा आर्टिकल 355 है, जिसमें यूनियन की ड्यूटी है कि वो एक्सटर्नल कोई भी डिस्टर्बेंस है वहाँ प्रोटेक्ट करे, और इलेक्शन कमीशन वहाँ जो है कि स्मूथ इलेक्शन करा के वहाँ की गवर्नमेंट को इलेक्ट करवाए। तो ये सब चीजें जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि स्टेट है और नंबर ऑफ टाइम इम्पोज है प्रेसिडेंट रूल, तो इसको जो है कि आप एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा। इसका आंसर यहाँ से ब्रीफली आप देख सकते हैं, मणिपुर उत्तर प्रदेश कितने टाइम पे कितनी इमरजेंसी है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अंडर आर्टिकल 356 जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो यहाँ पे पेप्सू जो है कि प्रेसिडेंट रूल जो है कि आपके जो है कि पंजाब, और जो है कि यहाँ आर्टिकल 356 जो कि इम्पोज हुआ था 1951 फॉर द फॉर्मर पंजाब, एंड 1953 इन पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट जो है कि पेप्सू। तो ये जो है कि याद रखेंगे, जो कि हमारा एक आर्टिकल हमने पढ़ा था 359 है, तो वो जो है कि यहीं से रिलेटेड है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जिसको आप रिपील कर चुके हैं हम लोग, मतलब ये आर्टिकल डिलीट हो चुका है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, यहाँ पे हमारे आर्टिकल 360 की बात है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, और हमें बताना है करेक्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है, इशूड सीज टू ऑपरेट, मीन जो है कि वो उससे खत्म कर दिया जा रहा है एक्सपायरेशन ऑफ द 2 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरेशन, जो है कि दैट पीरियड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में जो है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी को खत्म करने के लिए उससे पहले अप्रूवल चाहिए होता है बोथ हाउसेज में, जो है कि लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म कर दी जाए कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है आपका जो है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के वक्त में जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगी होती है, तो वहां पर सैलरीज में जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब ऐसी देश के पास पैसा कम है, तो सैलरीज जो है कि रिड्यूस कर जाती हैं, सारी अलाउंसेज, चाहे पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द यूनियन हो चाहे स्टेट हो। तो वहां पे कह रहे हैं कि एक्सक्लूड कर देंगे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है इन्हें भी, मीन जो कि हमेशा इनको एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट रहता है, कि मतलब प्रेसिडेंट जो है कि कंडीशंस को देखते हुए इनकी सैलरीज को रिडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग नहीं होते हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे, और बट सर्टेन कंडीशंस में इनको एक्सक्लूड भी कर जाएगा, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा, और सर्टेन जगह पे इनको मतलब कि अलाउंसेज रहेंगे कि इनको सैलरी दी जाएगी, रिडक्स नहीं की जाएगी एज कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉइज। तो ये जो है कि पहला सही है, सेकंड गलत होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जो कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जज ऑफ द सेकंड एज वेल, मीन जो कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज में उनके भी सैलरीज को रिड्यूस किया जा सकता है। तो एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग होगा यहाँ पे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, मीन जो है कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट सेम है, बट यहाँ पे एक दो एडिशन है, तो देख लेंगे। 360 में जो है कि आपका बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है कि कोई भी अलाउंसेज और सैलरी जो है कि एम्प्लॉयड की रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मनी बिल और फाइनेंस बिल जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर का नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व, तो यहाँ पे रिक्वायर हो जाता है कि रिजर्व कर करके प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो कोई भी मनी बिल और फाइनेंस बिल आप कैसे भी जो है कि अपने अदर बिल्स को पास नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कि रिक्वायर होंगे उसको देखने के लिए। तो जो है कि आप याद रखेंगे, पहला जो है कि करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। देन तीसरा कह रहा है, यहाँ पे देखिए वही सेम स्टेटमेंट है, रिडक्शन ऑफ सैलरीज की बात है किसी भी क्लास ऑफ एम्प्लॉय जो है कि यूनियन की, यहाँ कह रहा है इंक्लूडिंग दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंक्लूडिंग मीन्स कह रहा है इंक्लूडिंग, वहां पे देखिए एक्सक्लूडिंग लिखा था, तो वहां पे जो है कि हमारा स्टेटमेंट जो है कि गलत हुआ था। यहाँ पे क्या बताना, देखिए करेक्ट बताना था। तो ये स्टेटमेंट हमने गलत इसलिए कंसिडर किया जाता था कि एक्सक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा है कि इंक्लूड करने पे तब भी ये स्टेटमेंट जो है कमीशन ने देखिए आंसर में जो है कि गलत माना है। यहाँ पे जो है कि ओनली 1 और 2 जो है कि दिया है कि यहाँ पे करेक्ट है। तो ऐसे केस में कि यहाँ पे जो है कि जो कंसीडर किया गया है, देखिए वहां पे जो है कि इंक्लूड तो करना होता है, बट यहाँ पे कमीशन ने ये कंसीडर किया होगा कि इस स्टेटमेंट को गलत मानने का रीजन है कि वो हर हर केस में जो है कि इन्वॉल्व नहीं होते, मीन जो है कि हर केस में जो है कि उनकी सैलरीज को जो है कि रिड्यूस नहीं किया जाता है, मीन जो है कि इमरजेंसी के वक्त। तो ये यहाँ पे जो है इस चीज को जो है कि आप जो है कि थोड़ा माइंड में रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, और हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी, जहाँ पे खाली 1 और 2 करेक्ट माना गया है। बाकी जो है कि आपसे अगर पूछे तो आप जो है कि ये माइंड में रखेंगे कि इनको इंक्लूड किया जाता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एज यूनियन के ऊपर क्वेश्चन हो, मीन जो है कि यूनियन के ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो जो है कि याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अब कौन सी यूज नहीं हुई अब तक। 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इंडिया में आज तक इम्पोज नहीं हुई है। बाकी 352 नेशनल इमरजेंसी और 356 प्रेसिडेंट रूल जो कि स्टेट इमरजेंसी है वो यूज हो चुकी है। तो ये आप याद रखेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक यूज नहीं हुई है। देन जो है कि यहाँ पे भी यही पूछा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं यूज हुई है, तो ये याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि इमरजेंसी ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है कि फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये किसने कहा था? ये के.एम. नाम्बिकर जी ने किया था, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जो है कि बहुत ही बार जो है कि फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है। मीन जो है कि आप टाइम पीरियड देखें 1965 से जो है कि ये वाला 2000 ईयर तक या 1990s तक का, 2000 ईयर से पहले, और जो है कि 1990 से उससे पहले का टाइम पीरियड देखें 1951 से या 65 से यहाँ तक, ये बहुत ही अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का टाइम था, जहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट रूल जो है कि बहुत ही ज्यादा जो है कि यूज किया जाता था। अब भी तो जो है कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट आफ्टर दी 2000 जो है कि आप 10 या 14 बात कर ले, 2014 से तो स्टेबल गवर्नमेंट है, कहीं भी जल्दी आपको प्रेसिडेंट रूल देखने को नहीं मिला है। तो इसका आंसर ये होगा। इन्होंने कहा था कि ये प्रेसिडेंट रूल जो है कि एक फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि स्टेट की पावर जो है प्रेसिडेंट रूल लगने पे पूरा यूनियन के पास आ जाती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसी के साथ हमने अपने इमरजेंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए। आई होप जो है कि ये क्लियर होंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फाइनेंस कमीशन से डील कर रहा है। तो इसके बारे में आइए कुछ जो है कि बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल 280 में मेंशन है, और आर्टिकल 280 कहाँ है? आर्टिकल 280 हमारे पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो कि हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा था। इसमें हम जो है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी बातें हैं, मीन जो कि फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सूट्स हो गया, ये पार्ट 12 जो है कि डील करता है कहाँ से कहाँ, आपके जो है कि आर्टिकल 264 से 300 ए तक के बीच में, जो कि हमारा जो है कि आर्टिकल जो है कि इनसे डील करता है। उसमें भी जो है कि फाइनेंस से रिलेटेड जो आर्टिकल है 264 से 291 के बीच में, उसमें जो है कि 280 में हमारा ये मेंशन है कि यहाँ पे जो है कि एक फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी, जिसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड सेंटर। जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, जो भी टैक्स के प्रोसीडिंग्स है, वो जो है कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सेंटर और यूनियन के बीच में। तो ये याद रखना है। और जो कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल पे जो है कि इसको जो है कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और बनाएंगे जो है कि हमारे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये सब जो है कि याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीडिंग ऑफ द टैक्स, ये जो है कि की जाती है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है कि कब बनाई गई थी? 22 नवंबर 1951 में, जिसको चेयरमैन कौन थे? श्री के सी निपोक जी, जो कि हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे। और 14th फाइनेंस कमीशन जो है कि बनी है रिसेंटली। तो 14th फाइनेंस अभी जो कि 15th कमीशन को जो है कि बना के जो है कि टेन्योर दे दिया गया है, जो कि हम देख लेंगे। और बताइए 15th कमीशन जो है कि फाइनेंस कमीशन जो है कि उसके चेयरमैन कौन है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा बात कर रहा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जो है कि थोड़ा हम देखते हैं। ये जो है कि 14th कमीशन जो है कि आपका इंक्रीज करेगा दिस इज प्रोसीडिंग। तो ये सब जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। देन 15th फाइनेंस कमीशन जो है कि रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जिसके चेयरमैनशिप ऑफ दी एनके सिंह, जो कि यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आ गया एनके सिंह, जो है कि इनके अंडर में जो है कि 15th फाइनेंस कमीशन बनी है, जिसके बारे में जो है कि सब बेसिक डिटेल आप पॉज आउट करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली इन इंडिया फाइनेंस कमीशन जो है कि अपॉइंटेड फॉर द 5 years। तो यस जो है कि इसमें जो है कि हमारी फाइनेंस कमीशन अंडर टी आर्टिकल 280 हमने ऊपर पढ़ा, जो हमारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो 5 years के बाद ही होती है। तो ये क्या करती है? डिटरमाइन करती है शेयर ऑफ द टैक्सेस इन द ग्रांट्स एंड रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो है कि हमारे शेयर जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के और स्टेट के बीच में कैसे जो है कि ग्रांट और प्रोसीडिंग्स होंगी, तो वो जो है कि हमारे फाइनेंस कमीशन का काम होता है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 280 में मेंशन है कि हमारे पास जो है कि फाइनेंस कमीशन होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर्ड यहाँ फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यस जो है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये जो है कि हमारी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। तो ये आप याद रखिए। तो ये यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पे इसमें जो कि नहीं मेंशन है यहाँ पे, तो इसको आप याद रखें, क्योंकि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो बाय लॉ स्टैब्लिश की गई है। पर यहाँ पे तो हमारा आर्टिकल 280 जो है कि साफ साफ मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो ये चीज याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक और चीज, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो सेटअप अंडर दी आर्टिकल ऑफ 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस जो है कि ये हमारा करेक्ट है, फाइनेंस कमीशन जो है कि 280 में रहता है। और यहाँ पे एक चीज आप ये बात याद रखेंगे, जो कि अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया है। ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 281 कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। जो है कि अगर कंपोजिशन की बात की, तो ये 281 जो है कि आप याद रखेंगे सेक्शन 1 में स्पेसिफिकली मेंशन है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि मैंने ये बता दिया फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। फाइनेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं जो है कि स्टैट्यूटरी बाय लॉ नहीं है, ये बाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जो कि हमारे आर्टिकल 280 के अंडर जो है कि स्टैब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ द मेड फाइनेंस कमीशन ओनली एडवाइजरी नेचर होता है। यस एडवाइजरी नेचर होता है। पार्लियामेंट चाहे तो उसको जो है कि यूनियन चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उस हिसाब से मीन्स वो एडवाइजरी होता है, बाकी वो अपने हिसाब से ही प्रोसीडिंग्स तो देते हैं। और पहला कह रहा है कि पहली फाइनेंस कमीशन 1950 में हुई थी, तो नहीं, हमने देखा 1951 में हुई थी। यहाँ पे हमारा 2 और 3 करेक्ट होगा, 1 और 4 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसका एक्सप्लेनेशन हम ऊपर देख चुके हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
तो अंडर विच आर्टिकल जो कि फाइनेंस कमीशन फॉर्म किया जाता है, तो अंडर आर्टिकल 280 फॉर्म किया जाता है। फिर यहाँ पे जो कि फाइनेंस कमीशन के जो कि यूनियन और स्टेट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये हमारे टेक प्लेस करते हैं। बाकी इंटर स्टेट काउंसिल हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। प्लानिंग कमीशन अब क्या हो गया, नीति आयोग। सरकारिया कमीशन जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड सरकारिया कमीशन है, जिन्होंने हमें सर्टेन रिकमेंडेशन दिए थे। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, ये कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन होता है। देन अगेन जो है कि रिकमेंडेशन प्रिंसिपल ऑफ द शेयरिंग ऑफ द रेवेन्यू यूनियन और स्टेट के बीच में कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। इसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे जो कि आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि इंटर स्टेट काउंसिल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस जो है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग बन गए जो कि हमारे इंडिया का थिंक टैंक है। तो जो है कि ये सब चीजें जो है कि याद रखेंगे, क्योंकि नीति आयोग वाले चैप्टर में हम इसके ऊपर बात ब्रीफली डील करेंगे। अभी जो है कि यहाँ पे हम फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ज्यादा देखते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विच ले डाउन बेसिक प्रिंसिपल लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीडिंग, जो है कि कौन, फाइनेंस कमीशन। ये देखिए, इससे रिलेटेड जो भी मतलब हमारी यूपीपीएससी इसमें एग्जाम में पूछता है, तो क्वेश्चन यही आएंगे कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, 280, या तो जो है कि कॉम्पोजिशन कहाँ बात है, 280 के 1 में बात है, जिसमें चेयरमैन और अदर मेंबर्स होंगे। और बाकी क्वेश्चन पूछेगा तो जो है कि कौन से रिसेंट में हुई है, जो कि हॉरिजॉन्टल जो है कि वर्टिकल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो और जो है कि इसमें ज्यादा ब्रीफ जाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, हमने पढ़ लिया था। देन अगेन जो है कि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर। देन नेक्स्ट जो है कि असर्शन दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया डिटरमाइन करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयर एंड मेंबर ऑफ द कमीशन। तो ये जो है कि आपका जो है कि फॉल्स है। ये जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि कोई क्वालिफिकेशन ऐसा सच लिखी नहीं है। जो है कि पार्लियामेंट आर्टिकल में जो कि बताया गया है कि चेयरमैन कौन होंगे, ये सब जो है कि हमारे जो है कि प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो है कि गलत है। तो रीजन हमारा सही है, चेयरमैन एंड मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंट ये करते हैं, बट जो है कि क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन नहीं करते, जो कि डी आंसर हो जाएगा। जो कि आर्टिकल हमारे 280 के में उसमें लिखा हुआ है, जिसमें जो है कि टोटल 5 मेंबर्स होंगे, चेयरमैन और 4 अदर मेंबर, जो कि एज पर द फाइनेंस कमीशन जो है कि हमारे आर्टिकल 280 के सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, जो कि हम बात करते हुए आ रहे हैं। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन ही आया है। तो इसको आप जो कि याद कर लेंगे, कौन कौन से पर्सन होते हैं। कि यहाँ पे जो 4 अदर मेंबर होंगे, वो जो है कि क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। देन जो है कि स्पेशली नॉलेज ऑफ द फाइनेंस और द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि पर्सन जो है कि वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एडमिनिस्ट्रेशन। और डी जो है कि 4th मेंबर स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स रहने चाहिए, है ना, इकोनॉमी की जो है कि स्पेशल नॉलेज रहनी चाहिए। एटलीस्ट 1 मेंबर कमीशन शुड बी जज ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और पहले चेयरमैन कौन थे, मतलब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, उनका नाम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू रेफरेंस टू दी फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ट्रू है। तो देयर आर टोटल 5 मेंबर, यस इट इज द करेक्ट। एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी जज ऑफ द सुप्रीम और हाई कोर्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो जो है कि हमें बताना है कि यहाँ पे रेफरेंस ट्रू इन द रेफरेंस टू दी फाइनेंस कमीशन है। तो यहाँ पे जो है कि देखिए कह रहा है कि देयर आर दी टोटल 5 मेंबर इन द कमीशन, तो ये हमारा जो है कि करेक्ट है। कह रहा है एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द कमीशन मस्ट बी द जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए हमने ऊपर जो कंडीशन में पढ़ा था, एक पर्सन जो है कि स्पेशल नॉलेज, और देखिए एटलीस्ट 1 मेंबर जो है कि कमीशन के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, क्योंकि ये एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द कमीशन मस्ट बी जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये करेक्ट है। और चेयरमैन ऑफ द कमीशन कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो ये जो है कि स्टेटमेंट जो है कि गलत है, क्योंकि इनको अपॉइंट किया जा सकता है। देन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन जो है कि के सांखनाथन है, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। यहाँ पे जो है कि फर्स्ट जो है कि हमारा करेक्ट है, और ये भी जो है कि करेक्ट होना चाहिए। यहाँ देखिए ये आंसर आई थिंक जो है कि आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए था। तो हमारा जो है कि करेक्ट होता, तो इसका आंसर जो है कि आप एक बार अपने से जो है कि क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विद रेफरेंस टू द यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है कि करेक्ट क्या है, फाइनेंस कमीशन हैज द चेयरमैन ऑफ द 6 मेंबर्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है आपका, जो है कि चेयरमैन और जो है कि 4 अदर मेंबर, टोटल 5 मेंबर होने चाहिए। और इस सबमिट रिपोर्ट तो नीति आयोग, ये भी गलत है, ये जो है कि हमारे पार्लियामेंट को देंगे। यहाँ पे जो है कि नाइदर 1 और 2 दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। जो कि रिपोर्ट किसको दी जाती है, चेयरमैन का जो है कि हमारे जो कि आर्टिकल जिसमें जो है कि मेंशन है कितना कितना जो है कि मेंबर होना चाहिए, और जो है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल दिस, ये जो है कि रिकमेंडेशन जो है कि देते हैं, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। तो जो कि ये आप याद रखिएगा, रिपोर्ट सबमिट टू द प्रेसिडेंट। तो ये जो है कि हमारा, आप यहाँ से ब्रीफली इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट है, और हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है।
तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि सजेशन नहीं होता है, हमारे फाइनेंस कमीशन का ये काम नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स और रिवेन्यूज की बात करते हैं, यहाँ पे विड्रॉल ऑफ मनी से जो है कि बात करते हैं वो, तो ये गलत हो जाएगा। देन जो है कि टू एलोकेट अमंग द स्टेट द शेयर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द टैक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्या बताना था, फंक्शंस ऑफ दी। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो एलोकेट करेंगे शेयर और प्रोसीडिंग ऑफ द टैक्स। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा जो है कि फाइनेंस कमीशन का मेन काम है। फिर कंसीडर द एप्लीकेशन फ्रॉम द ग्रांट इन एड फॉर द एड्स फ्रॉम ग्रांट इन एड फ्रॉम द स्टेट। तो ये भी जो है कि करेक्ट है कि कोई भी एप्लीकेशन में जो है कि स्टेट उनको जो है कि एप्लीकेशन के थ्रू जो है कि बता रहा है कि हमारे स्टेट में जो है कि थोड़े ग्रांट्स बढ़ाने चाहिए, तो वो जो है कि इसको कंसीडर करते हैं। जो भी एप्लीकेशन आएंगे उनको कंसीडर किया जाएगा कि आपके जो है कि स्टेट में जो है कि टैक्स रेवेन्यूज को जो है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा शॉर्टेज है किसी चीज में, तो उसको जो है कि इंप्रूव करने के लिए और जो है कि नेट प्रोसीडिंग बढ़ाने के लिए वो कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों करेक्ट है, ये गलत हो गया। देन फोर्थ स्टेटमेंट करेंगे सुपरवाइज ऑन द रिपोर्ट ऑफ द यूनियन जो कि लिवाई टैक्सेस इन अकॉर्डिंग टू द बजटरी प्रोविजन। तो ये जो है कि गलत है, इसमें उनका कोई रोल नहीं होता है। तो हमारा 20 का जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से इनके फंक्शंस को जो है कि एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो इनके मेन फंक्शंस है, तो आपको जो है कि क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो मेन फंक्शन क्या है हमारे फाइनेंस कमीशन का, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पार्ट ऑफ स्टेट में सेंट्रल टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट। जो है कि सेंट्रल स्टेट के जो है कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को जो है कि फाइनेंस कमीशन जो है कि मेन रोल प्ले करता है। देन फाइनेंस कमीशन जो है कि प्राइमरीली कंसर्न है विद द रिकमेंडेशन टू द प्रेजेंट अबाउट द, ये जो है कि हमारा principal governing granted aid to the given to the state और distribution of the net proceeding of the tax between the center state। तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मीन जो है कि इट करेज इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल, तो फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लो से बात नहीं करता है फाइनेंस कमीशन, ना फैसिलिटेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे पीएसयू से नहीं, यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कि बात करता है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। देन करता है ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये काम नहीं है। ये तीनों ही जो है कि फंक्शन हमारे फाइनेंस कमीशन के नहीं है। फंक्शन कौन कौन से है जो कि आप यहाँ से आई होप पढ़ चुके होंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका ब्रीफली देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, फॉलोइंग फंक्शन सजेशन, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। देन जो है कि फेडरल फाइनेंस कमीशन इन इंडिया रिलेट्स टू, तो यहाँ पे जो है कि हमारे फाइनेंस बिटवीन दी स्टेट एंड सेंटर। तो जो है कि फाइनेंस कमीशन जो है कि फेडरल, यहाँ पे एक वर्ड बस ऐसे ऐड कर दिया है। फाइनेंस कमीशन का क्या होता है, फाइनेंसिस बिटवीन दी स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना। रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन, सेम क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन अंडर द आर्टिकल 280। फिर कह रहे हैं चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ पे हमें चेयरमैन बताने के 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो ये सी नागरंजन जी थे। देन यहाँ से जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देखें तो आप देख सकते हैं, फिर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी कमीशन हैज बीन फॉर्म। तो अब तो जो है कि देखिए 1919 में पूछा था, उस वक्त जो है कि देखिए हमारे जो है कि फाइनेंस कमीशन जो है कि बहुत कम हुई थी। अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है कि हमारी फॉर्म हुई थी 2017 में, जिसके चेयरमैन ये थे, जो कि 5 साल 2022। देन लेटर ऑन जो है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है कि बनी। तो ये जो है कि चीजें आप अपडेटेड याद रखेंगे। देन जो है यहाँ पे चेयरमैन पूछ रहे 13 फाइनेंस कमीशन के, तो जो ये है कि विजय केलकर जी है। और अभी जो है कि मैं आपको बता दूं, तो अभी हमारी रिसेंट फाइनेंस कमीशन कौन सी है, इसको भी जो है कि मैं आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ। देन जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जो है कि हम रिसेंट फाइनेंस कमीशन को देख लेते हैं। अभी रिसेंट फाइनेंस कमीशन जो हमारी बनी है वो 16th फाइनेंस कमीशन है, तो इसको आप जो है कि याद रखेंगे कौन सी है रिसेंट फाइनेंस कमीशन। हमारी 16th फाइनेंस कमीशन रिसेंटली फॉर्म हुई थी 2023 में। जो इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे डॉक्टर अरविंद पनागिरिया जी, जो है कि पनागिरिया जी जो है कि हमारे जो है कि डॉक्टर अरविंद पनागिरिया जो है कि हमारे 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। तो ये आप याद रखेंगे। देन अदर मेंबर्स जो है कि आप जो है कि एक बार जो है कि गूगल करके अदर मेंबर्स के भी नेम याद कर लेंगे, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। तो अभी रिसेंटली में कौन सी है, यहाँ पे देखिए हमारे 16th फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन में जिसके डॉक्टर अरविंद जी जो है कि हमारे चेयरमैन है। तो ये बात आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो जो है कि ये देखिए इनका आंसर ये है। नाम वाले क्वेश्चन तो थोड़ा जो है कि मैं फास्ट मोड में कर ही देता हूँ। 15th फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह है। देन जो है कि 15th फाइनेंस कमीशन देख लेंगे, 16th के कौन है, अरविंद जी है। तो जो कि आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड अदर 4 मेंबर्स। तो 4 अदर मेंबर्स होते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 280 के सेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉलोइंग केसेस जो है कि एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय दी
ये कहाँ पे जो है कि लेड करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है कि करते हैं, फिर वो जो है कि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा राज्यसभा को फॉर्म अप करते हैं, जो कि आर्टिकल 281 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू लेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हुई है, तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यस जो है कि करेक्ट है। और यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी पंचायत, तो ये जो कि गलत है, ये जो है कि बता सकते हैं, मीन जो है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों अलाउ होते हैं, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक एक असर्शन करेक्ट है, रीजन आपका जो है कि गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा, ए इज टू एंड आर इज फॉर, जो कि देखिए आर्टिकल 243 के सेक्शन आई जो है कि क्लॉज आई में लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट एज सुन एज विद इन दी 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आफ्टर दैट expiration of the 5th year constitute a finance commission to review the position of the panchayats and make recommendation to the governor। और जो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर दिस आर्टिकल, जो कि हम जानते हैं आर्टिकल दिस 280, जो कि 280 के सेक्शन 3 के क्लॉज दिस में बीबी में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा गया है कि रिकमेंडेशन पंचायत जो कि मेड करेंगे, जो कि हमारे 283 के सॉरी सेक्शन 3 के क्लॉज सी में लिखा हुआ है म्यूनसिपैलिटीज के लिए, तो जो कि आप याद रखेंगे, यहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है कि हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू, तो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देन इसी के साथ आई होप ये क्वेश्चन खत्म हो गए, थोड़ा लग रहा है मेरे कुछ ज्यादा ही, आई होप ये थोड़ा फास्ट अप मोड में था, पर इससे रिलेटेड देखिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, जो कि मैं आपको जो कि एक बार सम अप करा देता हूँ। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन में हमें क्या याद रखना है, फाइनेंस कमीशन में पहली चीज याद रखनी है कि वो आर्टिकल 280 में मेंशन है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल पे फॉर्म करते हैं। ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको याद रखना है। देन जो है कि इसके जो है कि हमारी जो है कि रिसेंटली अभी 16th फाइनेंस कमीशन जो है, 16th फाइनेंस कमीशन 223 में फॉर्म हुई है, जिसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अरविंद प्रगनीरिया जी, जो कि हमारे डॉक्टर अरविंद जो है कि चेयरमैन है, जो कि आप पूरा नाम याद करेंगे, और जो है कि होमवर्क में जो है कि अदर 4 मेंबर जो होंगे उनके भी नाम याद करेंगे। देन यहाँ पे 281 के जो है कि सेक्शन में जो है कि चेयरमैन और इन सब की बातें हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और क्वेश्चंस की बात करें तो जो है कि आप कुछ चेयरमैन के नाम याद रख सकते हैं, फाइनेंशियल बॉडी है। 281 में जो है कि हमारे रिकमेंडेशन को जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि रिपोर्ट को जो है कि लेट करते हैं दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनेंस कमीशन जो है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट जो है कि अंडर आर्टिकल 281 ये मेंशन है कि वो जो है कि दोनों हाउस में ट्रांसफर करेंगे। तो आई होप जो है कि इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन जो है कि हमने कवर कर लिए, तो कि 2 चैप्टर में बहुत ही ब्रीफली हमारे इमरजेंसी के रिलेटेड कोई प्रोविजन हो और फाइनेंस कमीशन से, तो ये इतनी चीजें हमने जो है कि कवर कर ली है। देन हमारे यहाँ तक का जो है कि अब तक का ये सीरीज में चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। देन हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में अदर चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप जो है कि सेशंस को जो है कि देखिए, रिवाइज करिए, एंड आप जो है कि सेशन पसंद आया हो तो जो है कि जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।